सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा भारतीय ऊर्जा आवश्यकता में अमेरिकी सहयोग। देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत को ऊर्जा के सेक्टर में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने में सहयोगी हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में भारत एक ऊर्जा का निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी चेंज हो सकता है। तो देखेंगे आखिर पूरा टॉपिक है क्या। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे होप मिशन। देखेंगे आखिर ये होप मिशन क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यह मिशन पूरे अरब समुदाय के लिए एक गर्व का समय है और आने वाले समय में जो मंगल का जो क्षेत्र है उसको देखने का नजरिया हमारा बदल सकता है। तो आइए इन्हीं दोनों खबरों को हम एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक पर। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार होता है वह होता है ऊर्जा की उपलब्धता। ऊर्जा चाहे वह जीवाश्म आधारित हो या गैर जीवाश्म आधारित होनी जरूरी है। यदि ऊर्जा की मात्रा कम होती है तो कहीं ना कहीं उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन प्रभावित होने से वहां पर जो औद्योगिक क्रियाएं हैं वह प्रभावित होती हैं और इसके वजह से वो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से लोगों का जीवन स्तर प्रभावित होता है और जीवन स्तर प्रभावित होने से देश जो है कि वह निम्न विकासशील या विकासशील देश में ही बना रहता है, वह कभी विकसित कंट्री के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। यह है ऊर्जा की महत्व। अब देखिए है क्या, जो ऊर्जा क्या हो जीवाश्म आधारित होती है, इसका मतलब क्या है कि उसको जब हम जलाएंगे तो कुछ उससे पोल्यूटेड मटेरियल निकलेंगे और यह पोल्यूटेड मटेरियल क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसके बावजूद आज भी हमारी जो ऊर्जा की निर्भरता है वो बहुत बड़ी मात्रा में किस पर बनी हुई है, जीवाश्म आधारित ऊर्जा पर। हम इसको रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः रिप्लेस करना आने वाले 50 सालों में यह मुमकिन नहीं है, खासकर भारत के लिए जहां पे जनसंख्या बढ़ी है और साथ ही साथ इतनी बड़ी आबादी को हमें एक उन्नत जीवन स्तर देना है। तो इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी हमारी बनी रहेगी। अब होता क्या है, इसी जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कच्चा तेल होता है। अब कच्चा जो तेल होता है इसकी कीमतें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसके बावजूद क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऊर्जा का आयात करते हैं। अब ऊर्जा का जो यह आयात है युद्ध के समय क्या हो जाता है, ये भी रुक जाता है। अर्थात यदि भारत के संदर्भ में हम देखें तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा को आयात करते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि चाइना के साथ अगर युद्ध हो जाता है तो क्या हम आयात करने में सक्षम होंगे, चाहे रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस समय कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की जो कीमतों में आ रहे हैं परिवर्तन है, अर्थात कभी बहुत ज़्यादा हो जाते कभी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ युद्ध के समय यदि हम कोई ऐसी कंडीशन होती है जिससे हमारा ऊर्जा का आयात, कच्चे तेल का आयात प्रभावित होता है, तो इसके लिए एक विकल्प अपनाया जाता है और वह होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व।
तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विस्तार पर ऐसे रिजर्व से होता है जिसका प्रयोग हम सामान्य दिनों में नहीं करते। ये होता क्या है, एक कुआं होता है, एक क्षेत्र होता है जहां पर बड़ी मात्रा में तेल को लाकर हम रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि कभी क्या हो जाए, युद्ध की परिस्थिति आ जाए या तेल हम किसी भी कारण से आयात ना कर पाए तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता बाधित ना हो। तो ये जो हमने रिजर्व बना रखे हैं, इस रिजर्व से देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसके लिए हम बनाते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो होता है ये सभी देश नहीं बनाते, खासकर जो गल्फ कंट्री वाले देश हैं जहां पे खुद का उनका उत्पादन है वह तो नहीं बनाते। लेकिन उसके अलावा भी अगर विश्व के अन्य देशों पे हम नजर डालें तो सभी देश जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाते। लेकिन भारत जैसे देश के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता देखें तो बहुत ही कम है। यह लगभग 39 मिलियन बैरल है, और ये 39 मिलियन बैरल जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये समझिए 10 से 12 दिन की हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने में यह सक्षम है। इसलिए हमेशा भारत के सामने यह बात थी कि आखिर वह कैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को जल्दी से बढ़ाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का बढ़ाना ये जो है कि तात्कालिक कदम नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। भारत में क्या होता है, भूमिगत जो क्षेत्र होते हैं जैसे कुएं होते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र हैं, या फिर जो है कि गहरे कुएं को अंडरग्राउंड बनाकर उसमें इसको रखा जाता है जिससे ये दुश्मन की नज़र से बचा रहे। तो इस तरह से क्या होता है, इसको बनाना काफ़ी लंबा समय लगता है इसमें, और खर्च भी क्या होता है, ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम वैश्विक रूप में नज़र डालें तो कुछ हमारे सामने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को काफ़ी ज़्यादा बना रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन देशों का सहयोग ले सकते हैं। तो ये इसमें ऐसा ही कुछ हुआ है। अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल, सोचिए हमारे पास केवल 39 मिलियन बैरल है और इनके पास है 730 मिलियन बैरल, और ये कितना ज़्यादा है। इसके बाद अगर अमेरिका के बाद देखें तो सर्वाधिक जो है वह चीन के पास है लगभग 550 मिलियन बैरल, वहीं जापान के पास 528 मिलियन बैरल, और दक्षिणी कोरिया के पास भी हमसे बहुत ज़्यादा है और वह है 214 मिलियन बैरल। अब ऐसे में अगर भारत की तुलना हम करें तो हमें लगता है कि हम इसमें पीछे रह गए। हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि आने वाले समय में भारत क्या करेगा, अमेरिका में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना सकता है। इसके दो मायने निकलते हैं, या तो भारत क्या करे, वहीं पर क्या है कोई क्षेत्र में लीज पर लेकर, किराए पर लेकर किसी तरह से वहां पर रिजर्व बनाए पेट्रोलियम का। दूसरा यह कर सकता है कि चूंकि अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल की क्षमता है, उसका कुछ भाग भारत कहे कि आप हमको दे दीजिए, हम वहां पर क्या रखेंगे, अपने पेट्रोलियम रिजर्व को बनाकर रखेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। प्रश्न आएगा कि जब युद्ध होगा तब क्या होगा। तो देखिए, युद्ध जब होगा, अगर मान लीजिए चाइना से युद्ध हो जाता है, तो चाइना से जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं चाइना प्रयास ये करेगा कि अमेरिका का जो तेल आयात है वह रुक जाए, लेकिन वह गल्फ कंट्री से हमारे व्यापार को प्रभावित कर सकता है हमला करके, लेकिन वह अमेरिका से ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, अमेरिका से जब हमारा पेट्रोलियम चलेगा, और चूंकि हम जो अभी समझौता करेंगे उसमें यह साफ साफ होगा कि अमेरिकन नेवी हमारा सहयोग करेगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन नेवी हमारे जो पेट्रोलियम है उनको पहुंचाने में सहयोगी होगी। तो इसलिए चाइना ऐसी बिल्कुल हिमाकत नहीं करेगा कि वह अमेरिका से भी उलझे। तो इस तरह से जो हम पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका में बना रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे ना सिर्फ हमें जो है कि जल्दी हमारा रिजर्व बन जाएगा, बल्कि एक ऐसे पार्टनर के साथ मिलेगा जिसकी नेवी भी हमारे साथ सहयोगी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जो अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है, MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये जो हस्ताक्षर हुआ है, हुआ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले भारत और USA के बीच क्या हुआ था, भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा की आभासी बैठक हुई थी। अब जो यह आभासी बैठक हुई जिसका नाम है अमेरिका भारत रणनीतिक ऊर्जा, तो इसमें क्या हुआ, कुछ और भी चीजें आई। इसमें यह आया कि दोनों देशों के बीच हम क्या करेंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे। किस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। साथ ही साथ
यह कहा गया कि समय समय पर हम जो ऊर्जा की कंडीशन है उसकी समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ प्रमुख जो हमने उपलब्धियां अभी हासिल की हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और जो हमारे आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता हो सकती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के तहत क्या हुआ था, यह अमेरिका भारत रणनीतिक ऊर्जा का वर्चुअल बैठक हुआ था। और यह जो बैठक हो रहा है इसका अगर हम इतिहास देखें तो वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी अर्थात स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को विकसित किया गया था। तो वर्ष 2018 से ही हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जो यह वर्चुअल बैठक हुई इसमें हमने क्या किया, एक चीज़ हासिल की कि आने वाले समय में भारत क्या कर सकता है, अमेरिका के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने बना सकता है। अब इसके अलावा देखिए क्या हुआ, कई चीज़ें, चूंकि वर्चुअल बैठक हुई तो इसमें कई चीज़ें हुई। इस बैठक में जब भी यह होता है बैठक तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों सरकार और उद्योग जगत के बीच भागीदारी और जो है कि एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अमेरिका और भारत सरकार ही नहीं सिर्फ इसमें शामिल होते बल्कि ऊर्जा और उद्योग जगत भी इसमें शामिल होता है। तो जब यह हमारी रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का बैठक होता है जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ, तो इसमें कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। इसमें कौन से क्षेत्रों पर हम ध्यान देते हैं, हम देते हैं पावर और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, तेल और गैस के संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और सतत विकास। अब ये देखिए जो मैंने अभी तेल और गैस का एक बिंदु है, 4 क्षेत्रों में मैंने कहा सहयोग करते हैं। तो अभी मैंने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बताया वो भी तो क्या है, इसी का हिस्सा है। साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए भी हम कार्य करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, और हम ऊर्जा का वह स्वरूप अपनाने का प्रयास करते हैं जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। तो अभी देखिए क्या होता है, इसके तहत हम करते क्या क्या हैं, दोनों देश मिलकर उसको समझिए। और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। क्यों इसलिए रोल है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और हमारे पास मैन पावर है। आने वाले समय में उनसे हम टेक्नोलॉजी लेकर उसमें हम और इनोवेशन करके और साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजी से सीखकर हम और भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों देश क्या करते हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए विद्युत के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का कार्य करते हैं, स्मार्ट मीटर का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, स्मार्ट ग्रिड कैसे विकसित किया जा सकता है, इसकी तकनीकी में क्या सुधार हो सकता है, इस पर कार्य करते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ जो ऊर्जा होती है इसके लिए अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, और यह अनुसंधान मिलजुल कर करते हैं जिससे अधिक से अधिक जो है कि हम क्या कर सकें, इसमें इनोवेशन ला सकें। इसके साथ साथ स्मार्ट ग्रिड के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में भारत में स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना पर सहमति बनाई गई है, और कहा गया है कि भारत में हम क्या करेंगे, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर बनाएंगे, इससे लोगों को जोड़ेंगे, और जब लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कई प्रकार के आइडियाज आएंगे, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रिड हैं और इन ग्रिडों का कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे एनर्जी जो हमारी बर्बाद हो जाती है उसको रोक सकते हैं, इस पर भी हम दोनों देश काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वायु गुणवत्ता के लिए, चूंकि एयर पोल्यूशन आज के समय में बहुत बड़ा इशू है, और इस एयर पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल है जीवाश्म ईंधनों के दहन का, तो इसके लिए जो है कि रेज पहल की शुरुआत की गई। ये आपसे पूछा जा सकता है पीटी में, रेज पहल क्या है और किसके बीच में। तो देखिए रेज पहल क्या है, रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं कि जो वायु गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, इंप्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी को, जिससे सेफ्टी और इफिशियंसी बढ़ सके। अर्थात ऊर्जा का हम ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। साथ ही साथ हम दोनों देश मिलकर हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का हमने गठन कर रखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किन दो देशों के बीच में किया गया है, और आने वाले समय में वर्ष 2021 में भारत के पहले सोलर डेक्थोनाल इंडिया पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
अब जो यह क्या होते हैं, यह जो डेक्थोनाल जो उसको हम कह रहे हैं, ये दरअसल क्या होते हैं कि एक तरह से वेबिनार टाइप के होते हैं। इसमें बहुत बड़ा जो है कि समूह इसमें हिस्सा लेता है और समूह हिस्सा लेकर क्या करता है, कैसे हाइड्रोजन का उपयोग हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, डेक्थोनाल इंडिया का जो है कि आयोजन किया जाएगा और इसमें दोनों देश क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा की मॉडलिंग, ऊर्जा डेटा का प्रबंधन, कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी को निर्माण मिलजुल कर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम बार बार जो कहते हैं कि टेक्निकल गैप है भारत और अमेरिका के बीच, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में पूरा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है USAID, और नीति आयोग ने मिलकर भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम का भी शुभारंभ किया है। इसका मतलब है कि अगर आने वाले समय में जो है कि हम कैसे एनर्जी को बहुत इफिशिएंट बना सकते हैं, लो कॉस्ट वाले बना सकते हैं, कैसे इसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं, इसके लिए क्या किया गया है, भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम का विकास किया गया है। और यह फोरम आने वाले समय में क्या करेगा, ऊर्जा के सेक्टर में कैसे हम वैश्विक सहयोग, अमेरिकी सहयोग और साथ ही साथ भारत के घरेलू जो तकनीकी है, जो इनोवेशन है, उसको हम यूज कर सकते हैं, इसको यह बताएगा। तो कहीं ना कहीं यह अमेरिका के साथ हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कि एक तरह का समझौता है और आने वाले समय में यदि हम इसको ज़मीनी स्तर पर ला पाते हैं तो काफ़ी फायदा होने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक होप मिशन पर। पृथ्वी से एक ग्रह के चारों ओर लाल रंग की आभा दिखाई देती है, जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और यह जो लाल ग्रह है कौन सा है, सौर मंडल का प्रमुख ग्रह, जिसको हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, मार्स के जिसके नाम से जानते हैं। अर्थात हम पृथ्वी से अगर हम देखते हैं तो जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। मंगल जो है कि सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, जो स्थलीय धरातल वाला है, अर्थात गैसों का बना हुआ नहीं है। इस ग्रह पर पानी की उपस्थिति, जीवन की संभावना, खनिजों की उपलब्धता आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो सभी देशों को आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि चंद्रमा के बाद सौर मंडल में सबसे अधिक जो मिशन भेजे जाते हैं या जिसके लिए प्रयास होता है वह होता है मंगल के लिए। मंगल की जो जलवायु है, जो बादल है वहाँ के, जो ध्रुवीय बर्फ की चादर की एक संभावना है, वहाँ की जो घाटियाँ हैं, वहाँ जो ज्वालामुखी है आदि का अध्ययन करने का हम क्या करते हैं, ये जो मार्स मिशन होते हैं उनके माध्यम से प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है तरल पानी की उपस्थिति की संभावना भी वहां पर व्यक्त की जाती है। और इससे आने वाले समय में यह पता चलता है कि कहीं अगर हमारे लिए जीवन संभव है तो कौन सा है, वह है मंगल। और इसी लिए हम मंगल तक पहुंचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब क्या हुआ है कि जब यह हमने पता किया कि मंगल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसी क्रम में क्या हुआ, 1971 जो है में USSR मंगल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जब मैं कह रहा हूं कि 1971 में जो है कि USSR लैंडिंग करने वाला, अर्थात उसके सरफेस पर लैंडिंग करने वाला, मैं यहाँ पे ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहला जो देश था वह था USSR अर्थात सोवियत संघ। हालांकि इसका यह जो मार्स 3 लैंडर था वह विफल हो गया था, अर्थात वो सतह पर ज़्यादा नहीं रुक पाया। लेकिन फिर भी यह विफल होने से पहले मंगल की सतह पर 20 सेकेंड के लिए डेटा संचारित करने में सक्षम रहा। और इसी कारण ये जो छोटी सी अवधि है, जब वह उसके सरफेस से उसने क्या किया था, डेटा भेजा था, तो इसी के लिए कहा जाता है जो पहला अचीवमेंट है लैंडिंग करने का मंगल के सरफेस पर, ना कि ऑर्बिट में, वह किसके पास है, USSR के पास। 1973 में दोबारा जो है कि सोवियत संघ ने मंगल पर लैंडिंग किया और उसके बाद अमेरिका भी आया और अमेरिका ने भी कई प्रयास किए हैं और वह कई बार जो है कि वहां तक पहुंच चुका है। 1976 के बाद देखें तो कई बार जो है कि वह क्या है, मंगल तक अपनी पहुंच बढ़ा चुका है। अब हुआ क्या है कि जब सोवियत संघ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी कहां पीछे रहने वाली थी और भारत तो बिल्कुल रहने वाला नहीं था। तो इस समय तक 4 जो है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत भी क्या हो चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं।
भारत का जो मंगलयान था वो नवंबर 2013 में इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। भारत के बाद कई देशों ने अपने यहाँ भी मंगल मिशन के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें दो देशों का नाम प्रमुख है, एक है चीन, दूसरा है यूएई। और ये जो माह चल रहा है जुलाई 2020 का, इसी में दोनों देशों का क्या होना था, प्रक्षेपण होना था। अब देखिए क्या हुआ था कि यूएई के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने जुलाई 2014 में अपने मंगल मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, मंगल पर अपना मिशन भेजेंगे, मंगल मिशन भेजेंगे। तो उस समय इनकी काफ़ी हंसी उड़ाई गई थी। कारण ये था कि पैसा की कमी नहीं, बात यह था क्योंकि ये गल्फ कंट्री है और ये गल्फ कंट्री में साइंस को लेकर अर्थात खुद का जो इनोवेशन करना, वो भी पृथ्वी पर नहीं मंगल पर, लोगों ने कहा कि यह इनके बस की बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, जब आपके इरादों में दम है, आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, कुछ भी आप जुनून पालने के लिए तैयार हैं, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ जो है कि इन्होंने अपना प्लान बनाया और प्लान में फिर क्या हुआ, यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जो है कि प्रमुख भूमिका निभाई। इसने कहा जो यह सेंटर है, क्या नाम है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, जैसे हमारे यहाँ इसरो है ना, ठीक यहाँ पर यूएई में ऐसा इनका एक स्पेस सेंटर है। इसने कहा कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, अर्थात यूएई की तरफ से इसने कहा कि हम इसको लीड करेंगे। इसमें और भी जो है कि यूनिवर्सिटी का सहयोग लिया गया, और इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, एरिज़ोना सेंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ने अपना सहयोग दिया। और सहयोग देने से क्या हुआ, धीरे धीरे इनका मिशन बढ़ने लगा। और अब यह जो मिशन है यह क्या हो चुका है, धरातल पे नहीं आया बल्कि यह मिशन लॉन्च हो चुका है। इसका जो नाम रखा गया है वह है अल अमल, अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया होप। अल अमल का मतलब होता है आशा की किरण, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है होप मिशन। जो अंग्रेजी नाम है वो होप मिशन है, अदरवाइज अरबी जो नाम है जो गल्फ कंट्री में यूज किया जा रहा है वो है अल अमल। अब अल अमल का मतलब है होप, तो क्यों रखा गया होप, दरअसल यह क्या था, यूएई अरब लोगों को अर्थात अरब समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक मैसेज देना चाहते थे। वह मैसेज ये देना चाहते थे कि हम भी तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्चता हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम मंगल तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली हमारी जो युवा जनरेशन है या जो अब की नौजवान पीढ़ियां हैं वह साइंस की ओर अपना विकास करेंगे और साइंस की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के कारण कि चूंकि आने वाले समय में ये जो जनरेशन है साइंस को अपनाएगी, इसी आशा के तहत इसका नाम रखा गया होप। होप मतलब आशा। अब इसको क्या किया जाना था, इसको जो है कि तानेगा सीमा योशिनोबु परिक्षेपण परिसर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाना था। ध्यान दीजिएगा, ये जो नाम है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो नाम है ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो नाम है तानेगा सीमा योशिनोबु परिक्षेपण परिसर, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी किसने ली है, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री ने ली। अब इसमें क्या हुआ कि यह जो पूरा इनका स्पेसक्राफ्ट था वह बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कुछ यूनिवर्सिटी ने इसमें अपना सहयोग दिया। और लेकिन इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा था वह मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर का रहा था। धीरे धीरे यह स्पेसक्राफ्ट तैयार हुआ और इसी महीने के 14 जुलाई को इसको लॉन्च होना था, लेकिन मौसम में खराबी के कारण यह डिले होता गया। लेकिन अब क्या हुआ है, आज ही जो है कि क्या हुआ, आज अगर भारतीय समय के अनुसार देखेंगे तो सुबह लगभग 3:45 बजे यह जो है कि लॉन्च कर दिया गया है। और इसे लॉन्च किया गया है दक्षिणी जापान के तानगे सीमा अंतरिक्ष केंद्र से, जो मैंने बताया। और ये किसके द्वारा किया गया है, यह मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। लॉन्चिंग के लिए H2A रॉकेट का प्रयोग किया गया। इस रॉकेट इस स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से यह मिशन मंगल के वायुमंडल, वहां पर मीथेन की उपस्थिति, ऑक्सीजन आदि का अध्ययन करेगा। और कहा जा रहा है कि यह जो मिशन भेजा गया है, अगर सभी इसके स्टेप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो सितंबर 2021 तक मंगल से डेटा यह पृथ्वी तक भेजने लगेगा, जिससे यह देश कह रहा है, यूएई कह रहा है कि पूरे विश्व के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात यूएई ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम ये डेटा सिर्फ अपने पास रखेंगे।
यह जो मिशन है फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचे। प्रश्न आएगा कि क्या यह अभी छोड़ा गया तो इसको पहुंचने में फरवरी 2021 का समय लगेगा? इतना समय क्यों लगेगा, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। हो सकता है आपका दिमाग ने तुरंत यूज कर लिया हो कि हाँ कैसे ये इतना समय लगे। कुल मिलाकर फरवरी 2021 तक यह मंगल पर पहुंचेगा। और वर्ष 2021 है यह यूएई के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि यूएई वर्ष 2021 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा करेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि न सिर्फ ये हमारे स्थापना के 50 वर्ष होंगे, बल्कि आने वाले समय में हम पूरे जो है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक नज़ीर बनेंगे। यह स्पेसक्राफ्ट मंगल पर पहुंचने के बाद, अगर मंगल पर यह सफलतापूर्वक पहुंच जाता है, जिसकी हम आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि जरूर पहुंचे, पहुंचने के बाद यह एक मंगल वर्ष पर 687 दिनों तक उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा, अर्थात लगभग 2 साल का समय यह क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अभी इस मिशन के उद्देश्य के रूप में यह कहा गया है कि पर्यावरण और मौसम का क्या करेगा, यह अध्ययन करेगा। लेकिन यह जो है कि कहा यह जा रहा है कि यह यूएई का एक ऐसा मिशन है जिसके तहत हुआ हो सकता है कि अगले 100 सालों में वहां पर मंगल पर अपनी इंसानी बस्ती बनाने का प्रोजेक्ट और सपना भी उसने पाल रखा हो। और कई लोग ये कह भी रहे हैं कि चूंकि मंगल पर अगर जीवन की संभावना है तो हमें वहां पहुंचना चाहिए। इसी कदम के रूप में आने वाले 100 वर्षों में यूएई के लिए क्या होगा कि अगर वह अपना यहाँ पर जो है कि मानवीय बस्ती बसाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। यूएई पहला मुस्लिम देश होगा जो मार्च पर अपना मिशन भेजने में सफल होगा। अब इसमें देखिए होगा, जब ये मिशन पहुंच जाएगा तो किस तरह से उपयोगी होगा। इसमें हुआ क्या है कि हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाए गए, और ये जो कैमरा है ना, काफ़ी दूरी से कई एंगल से जो है कि उसकी तस्वीरें ले सकते हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। साथ ही साथ इसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। यह क्या करेगा, पर्यावरण के जो है कि डेटा, अर्थात वहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे गैसों की उपस्थिति है, वायुमंडल में कौन सी गतिविधि कैसे हो रही है, वो सभी जो डेटा है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एटमॉस्फेयर, तो है इसके जो इन्वायरमेंट है उसके विषय में यह बताने में काफ़ी सहयोगी होगा। कौन सा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। पूछा जा सकता है इसमें क्या क्या लगा है। इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है जो मंगल के वातावरण के तापमान और जल, साथ ही साथ बर्फ के संभावित उपस्थिति का भी क्या करेगा, पता लगाएगा। और इस स्पेसक्राफ्ट की जो लंबाई है लगभग 2.3 मीटर है, ऊंचाई 2.9 मीटर है, और इसका कुल वजन जो लगभग जो है कि 1350 केजी है। इस स्पेसक्राफ्ट पर 900 वाट का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे इसको क्या है, ऊर्जा मिलती रहे। जैसे कि आखिर उसको ऊर्जा तो चाहिए ना मूवमेंट करने के लिए, तो 900 वाट के 2 सोलर पैनल इसमें लगाए गए हैं। इसमें एक जो है कि 1.5 मीटर का एंटीना पृथ्वी से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए लगाया गया है। और इस तरह से यदि यह पूरी तरह से फरवरी जो है कि फरवरी या मार्च तक जब भी ये अगले साल स्थापित हो जाता है, अगर ऐसा हो पाता है तो यूएई 5वां देश होगा जो ऐसा करने में सफल हुआ। इससे पहले के 4 देशों का जिक्र मैं कर चुका हूँ। इसी माह में चीन भी अपना पहला मार्स मिशन, जिसका नाम है तियानवेन-1, लॉन्च करने वाला है। तियानवेन-1 जो है यह क्या करेगा, अकेले नहीं जाएगा जैसा कि यह जा रहा है। जैसे मैंने बताया जो होप मिशन है मानव रहित मिशन है, और जो है कि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स या पेलोड नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है कि ये जो तियानवेन-1 है ये काफ़ी तैयारी के साथ लॉन्च किया जाना है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में ही ये लॉन्च हो जाए चाइना के द्वारा। तो इसके साथ 13 पेलोड वो ले जाएगा, और जो पेलोड जाएंगे तियानवेन-1 के, जो चाइना द्वारा छोड़ा जाएगा, ये मंगल की सतह पर पानी, बर्फ, मिट्टी आदि विशेषताओं का क्या करेंगे, जांच करेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि जियो पेनिट्रेटिंग एक रडार भी जो है कि चीन के द्वारा इस पर भेजा जाएगा, और यह रडार क्या करेगा, पूरे कम्युनिकेशन को और वहां पर हो रही गतिविधियों का विजुअल हमें हमेशा भेजता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो होप मिशन है ये गल्फ कंट्री के लिए प्राउड की बात है, और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए प्राउड की बात है जो स्पेस के क्षेत्र में और भी जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यह था आपका होप मिशन। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।